नमस्कार, मैं मनु पवार और आज मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं डॉक्टर योगेश दसवाना, जिनकी की जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जिनकी उत्तराखंड में जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं अभी उन पर बारीक नजर उनकी थी, पैनी नजर थी मैं कहूँगा। इन चुनावों के क्या राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक तौर पर किसे नफा किसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से इस चुनाव की कोई सूरत निकलती है या निकली है, इन सब पर बात करते हैं। डॉक्टर योगेश जसवाना, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका समय निकालने के लिए। आपका धन्यवाद मनु जी। तो डॉक्टर जसवाना, 100 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं, नगर निकायों में चुनाव हुए हैं और सबसे ज्यादा जो 11 नगर निगम जिसपे प्रतिष्ठा बनी हुई थी, बहुत दांव पे लगी थी, जिसमें 10 में बीजेपी जीत गई, मतलब उसके मेयर निर्वाचित हुए हैं। तो पॉलिटिकली इसका क्या मैसेज देखते हैं सर? क्या इसमें धामी और मजबूत हुए हैं, और क्या क्या मैसेज आपको दिखाई देते हैं इस नतीजे के? ठीक है मनु जी, आप जानते हैं कि इससे पहले जब हम मतदान से पहले आपसे इसी मंच पर बैठे थे, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ उलट पैरों को छोड़कर भाजपा आगे रहेगी। और 11वीं सीट भी अगर श्रीनगर वाली जोड़ दें, तो भाजपा का विद्रोही उस नगर निगम में काबिज हुआ है। और अगर मोटा मोटा जो है कि नगर पालिका करीब 15 अध्यक्ष बने हैं, नगर पंचायत में 15 जगह हैं और 265 इनके सदस्य आए हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं करीब 12 बने हैं और 98 एक मोटा मोटा भी अनुमान है जो सदस्य आए। एक बात तो बहुत स्पष्ट मैंने पहले भी कही थी कि धामी को एक अपर हैंड मिलने से केंद्र से, और उन्होंने बिल्कुल, मैं आज भी उस बात को कह रहा हूं कि उसने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो दल के भीतर थे उन सबको एक तरह से दरकिनार करते हुए जो चुनौती ली, उसमें बड़ी सीमा तक सफल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि हाँ ठिकाने लगाने में काम। हाँ, कामयाब हुए हैं वो। मैंने पहले भी ये शब्द इस्तेमाल किया, आज वो शब्द नहीं। अब जहां तक थोड़ा पहाड़ों की तरफ जाएं, अगर दूरस्थ क्षेत्रों में, तो वहां पे भी अधिकतर स्थानों पर जो बागी कैंडिडेट जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं, वो भाजपा के बागी कैंडिडेट हैं, जो आज नहीं तो कल किसी न किसी सूरत में वो बीजेपी में लौटेंगे। तो धापी पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देंगे। हाँ, जो कांग्रेस के बैनर पर जैसे चमोली में, पौड़ी में एक अच्छी बढ़त ली नगर पंचायतों में, नगर परिषद में, तो उसमें जरूर कांग्रेस को काफी अच्छा मिला। और देहरादून में भी भले ही अभी पार्षदों की बहुत स्पष्ट सूरत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया है। अब आपने कहा कि 27 का चुनाव, 27 के चुनाव में जहां तक भाजपा का अपना सवाल है, भाजपा ने जिस तरीके से एक नैरेटिव सिद्ध कर लिया राष्ट्रीय स्तर से लेकर और स्थानीय स्तर तक, कि भाई डबल इंजन की सरकार रहेगी तो आपके काम, आपकी सहायता, आपकी योजनाएं हमारे माध्यम से ही होंगी, वो भी जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न हमेशा रहा। और खासकर जब विधायक 24 घंटे में पाला बदलकर सत्ता पक्ष में जा सकते हैं, तो ये जो निर्दलीय हमारे आए हैं जीत के, इनकी तो पूरी संभावनाएं बनती हैं कि ये अधिकतर भाजपा के खेमे में जाएंगे। जहां तक 27 का सवाल है, जरूर धामी के लिए चुनौती अब भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि धामी के लिए चुनौती नहीं है, धामी के लिए चुनौती है। कारण यह है कि दल के भीतर जो भाजपा की उठापटक है, बाहर दिखाई नहीं दे रही है। वो उठापटक कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ा एक खतरे का संकेत होगा, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और इस समय, जैसे मैंने आपको पहले दिन भी जब हम बातचीत के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, तो मैंने कहा था कि इस बार आरएसएस का कैडर काफी हद तक संगठन के कामों में उतरा, और कांग्रेस कहीं अभी भी संगठन के स्तर पर कहीं मजबूत नहीं दिखाई दे रही। तो इसका लाभ तो मिल रहा है, लेकिन विधानसभा का चुनाव बिल्कुल दूसरे मुद्दों पे होता है, तो वो अभी धामी के लिए इतनी राह आसान नहीं है। और अभी उनके मार्ग में अपने ही दल के द्वारा कई बाधाएं आगे आने वाले दिनों में आने वाली।
लेकिन आज आप कह रहे हैं कि धामी के रास्ते में कई बाधाएं आने वाली हैं, लेकिन धामी साहब ने अपनी जो रास्ते की बाधाएं थी कई वो भी दूर कर दी हैं। जैसे आप बता ही रहे थे कि जो जहां जहां उनके कैंडिडेट, जैसे श्रीनगर में हुआ तो धन सिंह रावत साहब जो है जी जान लगा के उन्होंने टिकट दिलाया आशा उनको उपाध्याय को, और जीत गए उनके जो आरती भंडारी हैं, मतलब लखपत की भंडारी की वाइफ। और ऐसा कहा जा रहा है कि लखपत भंडारी को भी कहीं बीजेपी के भीतर से ही, ऊपर से कहीं वरदहस्त था। तो ये तो मतलब एक और बाधा जो है गेम खराब कर दिया धन सिंह रावत जी का श्रीनगर में। कल भी मेरी बातचीत हुई थी तो कई बातें पौड़ी और श्रीनगर से ये जानने को मिली कि जब आरती भंडारी की स्थिति मजबूत हो रही थी तो इस बात को बड़ा स्पष्ट लोगों ने बताया जो पौड़ी और श्रीनगर में थे, पार्टियों में थे खुद भाई, कि उसको धामी जी का बाद में सपोर्ट मिला। और उस सपोर्ट मिलने के कारण ये तो निश्चिंत होके, चूंकि धन सिंह जी तो सिंगापुर चले गए थे और तब तक ये खेल उलट गया। तो ये है, जैसे पौड़ी में बलूनी जी ने हिमानी नेगी को टिकट देने के लिए पेशकश की थी, आवेदन किया था, लेकिन धामिनी जी ने उलटकर सुषमा रावत को दे दिया। लेकिन फिर बाजी पलटी और हिमानी नेगी जीत गई 228 वोटों से। अच्छा, मैं दर्शकों में बताना चाहता हूँ, डॉक्टर योगेश धस्माना ही वो शख्स थे जिन्होंने हमारे साथ बातचीत में पहले कहा था कि वहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रहने वाली है पौड़ी में नगर पालिका में, और तीसरे नंबर पर ही रही। हाँ डॉक्टर साहब, कंटिन्यू प्लीज। एक चीज में और इस चुनाव में बड़ा दिलचस्प है जो अब तक आपके पास नहीं पहुंची होगी सूचना। जी। जो यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र था और इसके विधायक जो संजय डोभाल है, दो बात है। उनका छोटा भाई बड़कोट से नगर परिषद का अध्यक्ष हो गया और उनकी अपनी सगी बहन मुनिकी रेती से नीलम बिजलवाड़। बिजलवाड़, हाँ। और इससे बढ़कर ये था कि आपको ध्यान होगा कि पौड़ी में एक मेडिकल व्यवसायी होते थे बहुगुणा, ये संजय डोभाल उनके दोनों साले हैं, उनके एक सगे, ये सगे साले में उनके दिगंबर बहुगुणा थे बैंक में और उनका छोटा भाई देवी बहुगुणा। तो ये दोनों उनके साले और एक ही परिवार से एक बार 3 आदमी, एक विधायक, एक दो नगर पंचायत अध्यक्ष एक ही परिवार से हो गए। ये भी एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा जो सामने निकल के आया आज मेरे सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक साहब की बात की, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी जो है देर सवेर बीजेपी में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बड़कोट से निर्दलीय जीते हैं वो भी डोभाल वो भी जाएंगे फिर, और मुनिकी रेती वाली जो पंचायत अध्यक्ष जीती हैं उनकी बहन, वो भी शायद सपरिवार ही जाएंगे फिर तो। ये बिल्कुल बीजेपी में इसलिए भी जाएंगे, जो अभी तक इनकी एंट्री नहीं हुई उसका एक कारण ये था कि बीजेपी का जो यहाँ पे प्रवक्ता है, बीजेपी का वो बड़कोट से है इस समय, मनवीर चौहान। और मनवीर चौहान आप जानते हैं पौड़ी में निशंक जी के अखबार को निकालते थे, प्रेस में थे। तो मनवीर चौहान के कारण उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है, लेकिन वो इतना सशक्त है कि पिछली बार संजय डोभाल का बड़े क्रेशर और बड़ा आर्थिक रूप से संपन्न सेब के बगीचे, करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा उसने इनकम टैक्स दिया। तो पार्टी के लिए भी वो बड़ा उपयोगी है और बहुत ज्यादा दिन नहीं होगा ये पूरा परिवार बीजेपी में शामिल हो जाएगा। अब तो तीन तीन प्रतिनिधि हैं घर से उनके, तो वजन तो और बढ़ गया उनका। पौड़ी से हिमानी नेगी भी देर सवेर, उनके पति केसर सिंह जो जिला पंचायत के अध्यक्ष ने हैं पहले, ये भी आ जाएंगे। तो बहुत सारी जगह केसर सिंह जी को जो है लोकसभा चुनाव के दौरान बलून जी ने शामिल कराया था बीजेपी में, और उनको नगर पालिका उनकी अपनी वाइफ के लिए, पत्नी के लिए मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो उन्होंने निर्दलीय लड़के जो है उनको जिता दिया, और बीजेपी तीसरे नंबर पर वहां पे पहुंच गई है। तो बागियों ने तो मतलब अब ये बीजेपी का खेल खराब किया या बीजेपी के लिए मुफीद है, या किसी का खेल खराब किया, क्या हुआ है डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। मैं तो ये सोचता हूँ कि कुछ जगह, तो अगर हम सीधा पिथौरागढ़ देखें तो मयूर मेहर ने अपना कैंडिडेट उठा के भाजपा के लिए वहां जीत आसान की, और पौड़ी में और श्रीनगर अगर कहें तो वो धामी जी के पक्ष में, बागी को उतरना धामी जी के पक्ष में गया।
क्योंकि इन सीटों पर धन सिंह और इनकी काफी वो थी पकड़, जो कहने के। तो मुझे लगता है कि भले ही सामने वो दिखाई दिया हो कि निर्दलीय जीत गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर से धामी के प्रति आस्थावान है। और आप देखिए कि बहुत जल्दी ये सब पार्टी में शामिल होंगे, बहुत जल्दी। तो तो मतलब बीजेपी जो है, बीजेपी हारी है लेकिन बीजेपी जीती भी है, मतलब ये क्या? बिल्कुल, हारने के बावजूद भी बीजेपी जो थोड़ा बहुत बचा है वो 80 और 20 पे अंतर पे चला जाएगा अभी कुछ कुछ ही दिनों में। अब जैसे अब नई टीवी में, हालांकि वो निर्दलीय जो जीते हैं, मोहन सिंह रावत, उन्होंने जी तो खैर बीजेपी कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है, मतलब वो भी हैं। और काफी जगहों पे मतलब निर्दलीय जो हैं, इवन मतलब सब बागी ही हैं, बागी ही जीते हैं मैक्सिमम, या वो कांग्रेस के रहे हों या वो बीजेपी के रहे हों। तो बागेश्वर में ये भी मुफीद, हाँ, बागेश्वर तो का ये जो कपकोट का बागी जीता है। जी, जी, इस तरह से लगता है कि ये भले ही कुछ सीटें, मैंने पहले भी कहा था कि अपवाद हो सकता है और कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन धामी के लिए जिस तरह हाईकमान ने उनको एक खुला हैंड दिया था, उसमें धामी बहुत सीमा तक सफल दिखाई दे रहे हैं। जी, हाँ, कपकोट वाली बात कर रहे थे आप, प्लीज। हाँ, कपकोट पे मैंने कहा वहां भी निर्दलीय इनका एक भले उसको कांग्रेस का भी समर्थन पीछे से था, लेकिन मैंने कहा नहीं कि निर्दलियों की जो स्थितियां हैं और वहां जो सबसे बड़ा राजनीति को सींचती है खड़िया, तो उस खड़िया के कारोबार से विधायक ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं, या हमारे साथ जनप्रतिनिधि नगर पालिका या क्षेत्र पंचायत के ये लोग ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं। हम्म। और अगर तो कहूं तो कुल इसका मिला मतलब, जी कुल मिलाकर जो राजनीतिक जी, परिदृश्य उभर रहा है, सिद्धांतहीन राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया है। और विशुद्ध रूप से व्यापारिक, जिसे कहें, वो हमारे गोविंद पंत राजू एक शब्द कहते हैं कि राजनीति में ठेकेदार नुमा नेताओं का श्री गणेश हो गया है, जो आने वाले उत्तराखंड के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं दिखाई देता हाँ, ठेकेदार नुमा नेता। और ये जो है दूसरा, ये कि डील जो है अब इम्पोर्टेंट हो गई है, मतलब राजनीति में, है। कि हम जीते हैं, अब जो है अब कहीं एडजस्टमेंट होगा, ये होगा, तमाम चीजें होंगी। तो तो बंसिंग रावत की बात अभी हम कर रहे थे, तो वो श्रीनगर में अपना कैंडिडेट उनका हार गया, जिसके लिए उन्होंने जी जान लगाई थी, वो थैलीसैंड में जो है, वो वहां हाँ, भी उनका नगर पंचायत, वहां भी गड़बड़ हो गई उनके साथ। वहां तो पे आ गया वो तो वो साधन गए सिंगापुर, और इधर हो गया खेल उनके साथ। तो ये तो उधर खेल। बड़ी इम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी धन सिंह रावत के लिए तो। ये बहुत एम्बेरेसिंग है। और दूसरा ऐसा है कि कुल मिला के अब ये भी देखा जाएगा हाईकमान में कि जो थोड़ा बहुत त्रिवेंद्र रावत और धन सिंह के कारण एक लगाम लगती हुई दिखाई देती थी कभी मुख्यमंत्री पे, वो लगाम हम्म अब काफी उसमें सशक्त दिखाई दे रहे हैं धामी अपने पार्टी के अंदर के विरोधियों पर। और ये जो आने वाले दिनों में जो फैसले लिए जाएंगे उन पर बहुत बड़ी भूमिका होगी। और ये जो अभी परसों से हमारे नेशनल गेम हो रहे हैं, अगर ये ठीक ठाक से निपट जाते हैं तो धामी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा अपना कद बनाएंगे और फिर अपने मनमानी तरीके से ही उनकी राजनीति चलेगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो धामी को और मजबूत किया है निकाय चुनाव में, और बाकी जो इवेंट आने वाले हैं उसमें जो है धामी की परीक्षा होनी है कि वो और मजबूती से निकलते हैं, डॉक्टर योगेश दसवाना कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो ऋषिकेश में हुआ बड़ा जो है हाई वोल्टेज मुकाबला था, और सबसे ज्यादा चर्चित सीट थी, जी तो जो सबसे ज्यादा हाइप जिन प्रत्याशी को मिली थी, निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर जी, वो कुछ वोटों से रह गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस सीट पर जो पहाड़ी वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी वो नाकाम हुई है, और क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट करने में जो लोग लगे थे उनको झटका लगा? क्या ऐसा कह सकते हैं इससे, इस चुनाव, इस रिजल्ट के? मैं थोड़ा सा पूरी तरह सहमत नहीं हूं, और पहले भी मैंने आपसे कहा था जी, कि पासवान और कांग्रेस का जो जाटव थे और बीजेपी के जो पासवान थे, ये 3 पीढ़ियां इनकी ऋषिकेश में हो गई है। पासवान की बहू गढ़वाली है, पासवान की बहू जो है वो गढ़वाली है, और जाटव के भी रिश्ते यही हुए, गढ़वालियों में रिश्ते हैं। मैं मनु जी एक चीज और ये कहता हूं
कि उत्तराखंड की जो स्थिति है, जितनी जनसंख्या हमारी यहाँ पे है उससे ज्यादा हमारी प्रवास पे रहती है, मैदान में है, विदेश में। तो अगर हम पूरी तरह से इस तरह का खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे प्रवासी समुदाय के लिए बड़ा घातक होगा। और जहां तक ऋषिकेश वाला मसला था, मैंने कहा नहीं, ये पार्टी के अंदर के द्वंद्व थे। प्रेमचंद अग्रवाल और अपने सुबोध उनियाल मंत्री जी के बीच के द्वंद्व भी थे। और अगर बड़ा निष्पक्ष तरीके से देखें कि अगर ऋषिकेश में वो रैली नहीं होती भू कानून की और नेगी जी के द्वारा उस जनमत को तैयार न किया जाता, भले उन्होंने समर्थन नहीं किया किसी का, तो उससे माहौल तो जरूर बना। लेकिन मनोज जी, मेरा ये मानना है कि अगर हम मास्टर जी को भी देखें, जाटव को भी देखें और साथ में पासवान को भी देखें, इन तीनों का मैंने जो राजनीतिक कैरियर देखने की कोशिश की, तो जाटव कांग्रेस के सबसे मजबूत और सशक्त प्रत्याशी थे। उसके बाद पासवान का नंबर था। तीसरे नंबर पे मास्टर जी आते। मास्टर जी का कोई राजनीतिक कैरियर या राजनीतिक सोच इस तरह की नहीं थी। वो केवल एक भावनात्मक मुद्दा बना कि दोनों पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने एक भारी व्यक्ति को टिकट दे दिया तो मास्टर जी के पक्ष में लोग लामबंद हुए। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि पासवान के समर्थन में जिस तरीके से पुरानी मेयर अनीता भी आई, अनीता ममगाई, और जो उनकी बहू गढ़वाली है उससे संबंधित रिश्तेदार है, क्योंकि छोटे चुनाव में रिश्तेदारियां बहुत काम करती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे पहाड़ी लामबंद हो गए थे। और कम से कम जितने वोट से वो हारे हैं मास्टर जी, उससे ज्यादा तो उनके अपने रिश्तेदारी जो गढ़वालियों से है। और जहां तक अगर रणनीति के दृष्टि से भी देखें तो अनीता ममगाई भी ये जरूर वो दावेदार होती अगर वो सुरक्षित सीट नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग शुरुआत में तो मास्टर जी के पक्ष में इस तरह दिखाई दिए कि इन्होंने कहा कि इन दोनों व्यक्ति मैदानी मूल के कह के हम इसको सीट को अपनी बढ़त बना सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाजपा का तो एक संगठित और कैडर वोट है, और पासवान ने भी इस बात को खूब प्रचारित किया कि भाई मेरी बहू तो गढ़वाली है, मेरी 3 पीढ़ियां यहां हो गई हैं, आज मेरे सारे रिश्ते समाज में यहां हैं, तो उस पक्ष में उनका जो एक जातीय समीकरण था और जो मैदान पहाड़ की बात करने की बात थी, वो उतना कार्ड चल नहीं पाया जैसे कोशिश की गई थी। नहीं तो पहाड़ी मूल के लोग तो हैं ही ज्यादा, अगर सब उसकी तरफ लामबंद होते तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक चूक भी मानता हूं कि मास्टर जी उस तरीके से संगठन या आर्थिक स्थिति भी हो सकता है उनकी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता की उनमें मुझे कमी दिखाई दी उनके भाषणों को देखते। वो केवल भावनात्मक तरीके से इस बात को चलाते रहेगी हमें जीतना चाहिए, पहाड़ी मूल की बात। और जो मुद्दे थे, मतलब किसी भी पार्टी द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड का वो मुद्दा बिल्कुल नहीं हुआ, ऋषिकेश में जिस तरीके का अपराधी का, किसी पार्टी ने मुद्दों पर तो बात ही नहीं की, सिर्फ जातीयता को लेकर बड़ा सवाल करते रहे। ऐसा मेरा मानना है। हाँ, लेकिन इससे एक ये भी तो चीजें पता चली हैं कि एक सेंटिमेंट तो है अभी भी मूल निवास को लेके या पहाड़ को लेके, उसको थोड़ा हवा मिली है, इतना क्या कह तो सकते हैं इस बात को, क्योंकि ऐसा लगा तो है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मनोज जी, एक जब से राज्य बना है और राजनीति का अपराधीकरण भी उत्तराखंड में हुआ है, और जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इससे लगे हुए राज्यों का जो भू माफिया है, जिस तरीके से वो उत्तराखंड में आए हैं, मुझे इसमें कहने में कतई गुरोज नहीं है कि इन लोगों को हमारे ही जनप्रतिनिधियों ने रास्ता दिखाया, हमारे ही जनप्रतिनिधि इनको लाए। एक पूर्व मुख्य सचिव इस राज्य के थे, अब नहीं है इस उसमें, देवासान हो गया उनका। तो पिछली बार उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा कि इन भू माफियाओं को लाने वाले हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और इन जनप्रतिनिधियों ने इतना किया कि उनको रास्ता दिखाया जमीन खरीदने का। हमारे जनप्रतिनिधियों के पास उस समय पैसा नहीं था, और इन जनप्रतिनिधियों ने उन भूमाफियाओं के साथ यही किया कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जहां जहां जमीन खरीदी वहां वहां सड़क पहुंचाई। उन सड़कों को विस्तार देने से जो कौड़ियों के भाव में जमीन पहले खरीद दी गई थी,
वहां इन्होंने अपने एक तरह से ऐशगाह बनाने शुरू कर दी। तो इसके लिए भी अगर कोई दोषी है तो वो हमारे ही जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने इस तरह के भूमाफियाओं को उत्तराखंड का रास्ता दिखाया, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। तो इस जो ऋषिकेश वाला चुनाव था, खासकर क्योंकि बड़ी हाइप उसको मिली थी, उसमें बीजेपी की जीत के बाद क्या हम ये माने कि प्रेमचंद्र अग्रवाल चैंपियन की तरह उभरे हैं? मतलब उनका जो है बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। आप भी कह रहे थे कि जो है विद इन पार्टी बड़ा संघर्ष था। तो क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ जो चीजें थी वो इससे दब जाएंगी? नहीं, मुझे आज 26 जनवरी में मैंने मुख्यमंत्री को जो गणतंत्र दिवस में देखा, और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री उनसे दूरी बना रहे थे, वो कहीं आगे की पंक्ति में नजर नहीं आए, हमेशा मुख्यमंत्री के पीछे की उसमें। तो मुख्यमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो जो हाई पावर ड्रामा ये हुआ ऋषिकेश में, उससे कतई मुख्यमंत्री खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी मुझे बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दी आज। ये जरूर है कि वो इज्जत बचाने में सफल रहे, ये बात है, लेकिन उनके लिए संकट संकट अभी भी दूर नहीं हुआ है। और इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था इसी चैनल पर आकर कि प्रेमचंद्र अग्रवाल डोई वाला सीट मांग रहे हैं। ये उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से पिछली बार मिलने पे भी कहा था कि मेरा कार्य क्षेत्र डोई वाला है और ऋषिकेश में रहना भी नहीं चाहते। लेकिन मुख्यमंत्री इवन सुबोध उनियाल ने भी उसी, जब ये बातचीत मेरी उनसे हुई थी पिछले वर्ष, तो सुबोध उनियाल ने भी कहा था कि अग्रवाल जी, हम तो आपको विधानसभा का अध्यक्ष ही देखना चाहते हैं, मंत्री भी नहीं देखना चाहते। तो प्रेमचंद जी ने मजाक में भी कहा कि भाई ऐसा अभिशाप तो मत दो मुझे, मैं तो लड़ना चाहता हूं और मेरी तो सारी कुनबेदारी रिश्तेदारी डोईवाला में है। मेरा सारा जीवन, छात्र जीवन और संघ का जीवन बड़ा देते रहे, यहां रहा है। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल इज्जत बचाने में सफल रहे, लेकिन उनके सामने समस्याएं आज भी कम नहीं है। और वो इसीलिए देर सवेर 27 के चुनाव के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि डोईवाला से वो, क्योंकि जो सबसे बड़े मार्ग में बाधक थे त्रिवेंद्र, वो तो सांसद हो गए हैं। और जो वर्तमान विधायक डोईवाला में इस समय है, बृजभूषण गैरोला, इस बात की संभावना बहुत कहीं कम है कि जिस तरीके से पार्टी सर्वे करती है, तो सर्वे के आधार पर मुझे नहीं लगता कि बृजमोहन गैरोला का टिकट 27 में दोबारा रिटेन बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि वो परिस्थितियां अगर होंगी तो प्रेमचंद अग्रवाल, यद्यपि पार्टी के सामने संकट ये जरूर होगा कि इस सीट पर भी ऋषिकेश की तरह जो निर्णायक भूमिका है वो पहाड़ी मतदाताओं की है। तो ये भी एक दिलचस्प होगा कि 27 में, हाँ, तो 27 के इस चुनाव में निकाय चुनाव, तो निकाय चुनाव के भीतर की जो ध्वनि है, जो वो तो मतलब सुनाई, गूंज तो सुनाई दे रही होगी उनको कि इस सीट पे करना क्या है आगे। बिल्कुल आगे, हाँ, हाँ। क्योंकि लगातार प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी जो अपने स्टाफ में है, उनका जनसंपर्क अधिकारी से लेकर और स्टाफ, इस बात की उन्होंने कोशिश की है। उसमें मैं देखता हूं कि जौनसार बाबर के भी हैं, चमोली के भी हैं, देहरादून के भी हैं। कुछ हद तक उन्होंने अपने स्थानीय गढ़वालियों को भी उसमें जगह दी है। विरोध कम है उस तरह का, लेकिन राजनीतिक विरोध, जैसे अनीता मंगाई ऋषिकेश में मुकर रही और प्रतिद्वंदिता सुबोध दुनियाल से भी रही, तो वो खुद चाहते हैं कि ऋषिकेश से पल्ला छूटे और डोईवाला की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन आने वाला समय तय करेगा ये कि क्या परिस्थितियां बनती। तो इस निकाय चुनाव के बहाने 27 की जो गोटियां हैं वो भी सेट हो रही हैं और वो भी चिंताएं हैं सामने। तो डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि जो विपक्षी दल है कांग्रेस, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को कहाँ देखते हैं, और क्या ये कांग्रेस आगे चुनाव लड़ने के मतलब में सक्षम दिखती है, जो 27 में बड़ा चैलेंज आने वाला है? देखिए, बहुत बड़ी सीमा तो तय करेगा कि कांग्रेस की बागडोर चुनाव लड़वाने के लिए किसके हाथ में होती है। अच्छा। क्योंकि वो चुनाव लड़वाना नेतृत्व किसको देता है, एक वो। हम्म। दूसरा, कांग्रेस इन सालों में बहुत बदनाम हुई है कि यहां टिकट बेचे जाते हैं, और इसमें दो राय नहीं कि बहुत निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। यह बड़ा कांग्रेस पे पिछले चुनावों से बड़ा आरोप लगा। अब आप ये देखिए
कि जो इनके दिल्ली से पर्यवेक्षक थे, पहले वो यादव थे जो कभी दिल्ली विधानसभा में एक बार विधायक रहे, वो एक बार भी संगठन की टोह लेने के लिए कभी गढ़वाल कुमाऊं के अंदर नहीं आए। अब शैलजा आई तो केदारनाथ का एकमात्र चुनाव था, उसको भी उन्होंने दिल्ली में बैठ के तय किया, पर कोई केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में, देहरादून में तक नहीं है। तो अगर इस तरह की रणनीति में अगर कोई सुधार नहीं होता तो बीजेपी तो निश्चित रूप से संगठन के स्तर पर, सोशल मीडिया जिस तरीके से उन्होंने हायर किया है कि 15 मिनट के अंदर ग्राम सभा तक उनकी योजनाएं और उनके सरकार के नुमाइंदे अपने पहुंचकर उनका जो सर्वे है उसको, उसका फीडबैक लेते रहते हैं। एक आरएसएस का फीडबैक तो जाता ही जाता है फाइनल, लेकिन एक एलआईयू का भी है, फिर उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, फिर उनके बहुत सारे आईएएस भी हैं जो गुजरात कैडर के हैं, इस काम पे उनके लगे रहते हैं। तो इतना, जबकि कांग्रेस के पास बहुत सीमित है। और दूसरी जो मैंने कहा नहीं कि जो उनके पर्यवेक्षक हैं, जो प्रभारी हैं राज्य के, शैलजा आज तक देहरादून में कोई पब्लिक मीटिंग नहीं, दिल्ली में उन्होंने जो दावेदार थे केदारनाथ विधानसभा के वहीं बुलाए, वहीं बात की, वहां पे भी बड़ा आक्रोश हुआ था इस बात को लेकर। तो अगर संगठन के स्तर पर कांग्रेस को 27 में बेहतर प्रदर्शन करना है तो एक तो पर्यवेक्षक अगर यही रहती हैं शैलजा, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत चमत्कार कर पाएगी। हाँ, कुछ जगह व्यक्तिगत अगर टिकट अच्छे न बटे, योग्य उम्मीदवार आए, संगठन ने कुछ उनके लिए मिलकर अगर काम किया तो कुछ जगह उनकी स्थिति पहले से सुधर सकती है। नहीं तो जो स्थिति ये नगर निगम के चुनाव में दिखाई दी, ये निकाय चुनाव में, कोई बहुत ज्यादा इजाफा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद बहुत बढ़ रहा है इस बीच, अपने नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व को लेकर भी, स्थानीय बागडोर को लेकर भी, पर्यवेक्षकों को लेकर भी, प्रभारी को लेकर भी। तो अगर ये अंतर्द्वंद आगे बढ़ता है तो कांग्रेस के लिए ये बहुत घाटे का सौदा। हाँ, मतलब कांग्रेस के पास ये अच्छा मौका था अपनी तैयारियों को परखने का, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरह की वो लुंज-पुंज जो चीजें दिखी हैं उसकी, तो उस लिहाज से तैयारियां की खामियां कई उजागर हुई हैं। और इस लिहाज से फिर 2027 का चुनाव तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीजेपी तो तब संसाधनों से लैस पार्टी है, तब उसके पास बहुत चीजें होंगी, तब तक शायद ट्रेन शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं, जो कर्णप्रयाग वाली जो, बिल्कुल ऋषिकेश में कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन हो जाएगा एक। हाँ, तो एक स्टेशन का भी उद्घाटन हो, हाँ, तो मतलब थोड़ा भी उद्घाटन हुआ तो चुनाव में चल पड़ेगा कि हाँ जो है विकास की बयार बह रही है। तो इसका मुकाबला करने के लिए तो बहुत ज्यादा चाहिए, तो मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए दूसरी पार्टी को। बीजेपी ने एक तो महिलाओं पे बहुत फोकस किया है, और ये पता नहीं आप तक ये बात कभी मीडिया में आई कि नहीं आई, कि पिछले साल से जो 2 नवरात्रे होते हैं हमारे, एक चैत्र के और एक अक्टूबर में जो हमारा कार्तिक के नवरात्रे आते हैं, इन 2 पर्वों पर पिछली बार राज्य सरकार से जिलाधिकारी को कुछ अमाउंट दी गई, पीटी अमाउंट, कि वो जो एसएचजी के नाम से भजन कीर्तन वालों पार्टियों को पैसा दिया जाए। हाँ, ये सुना है। हाँ, हाँ, ये पौड़ी में तो स्पष्ट दिया, पौड़ी में डीएम को, और उन्होंने इस समय उसमें से एक महिला तो बागी उम्मीदवार भी उठी थी। तो कुछ को इस तरह से भी संतुष्ट, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है। लेकिन एक महिला ऐसी थी जब उसको ये तिलू रोतेली पुरस्कार नहीं मिला, तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो उसने कहा अच्छा लिस्ट निकल गई है। मैंने कहा हाँ निकल गई है। उसने देखा, मैंने कहा तुम्हारा नाम तो है नहीं। उसने कहा रुक जाओ, कल मैं लेके आती हूँ, कल मैं धामी जी से मिलने जाती। अब वास्तव में वो एक हफ्ते बाद वो तिलू रोतेली वो भी लिया है पुरस्कार, लिस्ट निकलने के बाद। तो ये जो जिस तरीके से भाजपा महिलाओं को फोकस करके उनको पूरी तरीके से उन्होंने एक तरह से सक्रिय कार्यकर्ता बना दिया है, और मैं उत्तराखंड में जगह जगह देख रहा हूं, कुमाऊं में भी देखा मैंने, कि पुरुष तो कोई बीजेपी के विरुद्ध बोलने के लिए तैयार है, लेकिन महिलाएं सुनने के लिए भी तैयार नहीं है बीजेपी। और इसमें एक बड़ा हिंदू वाला, हिंदू से जो हिंदूवादिता है, हिंदुत्व है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है।
तो इस हिंदुत्व के और इस सनातन के एजेंडे के कारण विकास के एजेंडे पर तो बात ही नहीं हो रही। और कांग्रेस भी बहुत एजेंडे को या घेर नहीं पा रही है, हमारे कांग्रेस के नेता भी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को भी कहीं ना कहीं अंदर से डर होता है कि कहीं ईडी और सीबीआई हमारे यहाँ ना आ जाए। तो बहुत धीमे स्वर, जिस प्रखरता से बात करनी चाहिए थी, मुद्दों को आगे लेके बात करनी चाहिए थी, उस पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कमजोर साबित रही है और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। तो इसका फायदा बीजेपी उठा रही है कांग्रेस की कमियों का। तो आखिरी सवाल डॉक्टर साहब इसी से निकलता है कि क्या ये लग रहा है कि फिर बीजेपी का मौसम अच्छा है, बीजेपी के लिए मतलब मौसम अच्छा है उत्तराखंड में? बिल्कुल, अभी तो बहुत मुफीद दिखाई दे रहा है, जिसे कहे बहुत मतलब एक सकारात्मक दिशा में उनका रोड मैप दिखाई दे रहा है। अब इस विजयी रथ को रोकने के लिए यही है कि कांग्रेस अगर सशक्त होगी। एक दुर्भाग्य ये है कि अभी हम जो निकाय चुनाव के बहाने भी जो एक नई पीढ़ी भी राजनीति में आई, वो नई पीढ़ी में भी वो कद और वो सोच और वो काबिलियत नहीं दिखाई दे रही है कि जो हमारे स्थानीय मुद्दे हों चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, उनको नेतृत्व कर सके। मैं एक बात जरूर इस बारे में पिछली बार भी मैंने लिखा भी और कहा भी था कि जब मैं पौड़ी नगर पालिका देखता हूं तो अवतार सिंह रमोदा पहले नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन हुए, उनको कॉमनवेल्थ कंट्री में न्योता मिलता है इंग्लैंड जाने का। ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह नेगी रहे, डब्ल्यूसी चौफिन रहे जो एनआरआई थे, डेविड रहे वो भी बाद में कनाडा के एनआरआई हुए, और लास्ट में मैं मानता हूं जसपाल सिंह नेगी तक, जो कि ठेकेदार नहीं, लेकिन के बाद जिस तरीके से राजनीतिक मूल्यों और सोच में गिरावट आई है, दोनों ही पार्टियों में इस समय किसी भी स्तर पर कोई नई पीढ़ी इस तरह आती भी आशान्वित करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जिसपे हम ये उम्मीद करें कि ये हमारी प्रदेश की और राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिनिधित्व भी कर सके। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस समय जो वर्तमान दौर राजनीति का है। हाँ, तो फिर हमारा बहुत अहम बात आपने कही कि इस निकाय चुनाव में भी कोई ऐसा चमकदार चेहरा आपको नहीं दिखा या कोई उम्मीद नहीं जगी कि हाँ ये भविष्य में जो है इस राज्य की बागडोर संभालेगा या इस राज्य को अच्छा नेतृत्व देगा। जबकि ये निकाय चुनाव, इसमें टेस्टिंग होनी थी, मतलब ये एक नेट प्रैक्टिस की तरह माने जा सकते थे कि हाँ नेतृत्व की जो है परख होगी, लेकिन वो बड़ी मायूसियां जो है वो गहराती जा रही हैं इसमें। तो डॉक्टर योगेश दसवाना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निकाय चुनाव के बहाने जो पूरी तस्वीरें सामने रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद सभी, और बार बार हम इसी तरह आप ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करते रहें तो हमको भी और मैं दोनों हमारे सुनने वाले दर्शकों के लिए भी कुछ उपयोगी जानकारियां। बिल्कुल, आपसे बात करना वैसे ही बड़ा सार्थक रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू।